ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और ये हमारी खासी पेशकश आप देख रहे हैं कैसे हम अब यूएस स्टॉक्स में एक्सपोजर दे सकते हैं। देखिए, प्रकाश दीवान जी हमारे साथ इस खास डिस्कशन में है। आशीष ने ब्रेक से पहले उनसे 3 प्रश्न पूछे थे। मोटे तौर पर अगर आप देखें कुछ पिक्चर क्लियर हुई उसमें। उनके 3 प्रश्न थे। ये एक अच्छा विकल्प है फ्रैक्शन, यानी अगर आप देखें क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत महंगे महंगे हैं, शायद आप एक बार में एक्सपोजर ना ले पाए, उतनी लिक्विडिटी आपके पास ना हो, तो फ्रैक्शन में यानी उसका एक भाग, एक अंश आप खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको एक अलग संबंधित अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अच्छा, जब एक फॉरेन का अगर आप देखें, आप अंडरलाइन खरीद रहे हैं प्रकाश जी, आई थिंक ये चीज़ मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। एक अप्रोच क्या होनी चाहिए? मान लीजिए ठीक है, आज मैंने डिस्कशन सुना, कल को मैंने अपना केवाईसी पूरा कर लिया, ये अकाउंट खुलवा लिया, कैसे अप्रोच करूं इस इन्वेस्टमेंट को? इनिशियली अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कितना अंश देना चाहिए इस टेस्ट को या फिर इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए? कैसे अप्रोच करे एक इन्वेस्टर? ये इम्पोर्टेंट चीज है वीरू, कि आप इसको धीरे धीरे इसमें इसका सेवन करें, समझें और इसमें हिस्सेदारी बढ़ाएं, क्योंकि याद रखिए ग्लोबल स्टॉक्स है, इनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन या रिसर्च या आपको जो करनी है, समझ लेनी है, वो थोड़ी सी और मेहनत लगती है उसमें, क्योंकि हमारे जो ब्रोकरेजेस यहाँ डोमेस्टिकली आपको रिपोर्ट्स और रिसर्च का जो देते हैं इनपुट, वो थोड़ा सा वहां की कंपनीज के ऊपर अभी तक इतना नहीं है। तो आपको बाहर से जो कंपनी, बाहर की ब्रोकरेजेस है, वहां से इनपुट मिलेगा, वो होगा। कुछ समय बाद मैं ये मानता हूं कि इवन डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस आपको इन पे रिकमेंडेशन देने लगेंगे, क्योंकि जो ब्रोकर वहां पे अपना अस्तित्व बनाएंगे गिफ्ट सिटी में, और जो डीमैट अकाउंट मेंटेन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो उनको अपनी कमाई और कारोबार के लिए रिपोर्ट तो निकालनी पड़ेगी, तो वो भी आएगा। लेकिन तब तक आप, जब तक ये चीज होती है और मेन स्ट्रीम उसमें आती है, आप धीरे धीरे इसका वो करिए। हाँ, कंपनीज ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी लेवल्स इतनी है और डिजिटली आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी मिलती है कि आपको अगर अल्फाबेट को रिसर्च करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन थोड़ी बहुत लगती है। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें 5% का एक्सपोजर, अगर आप, हम नॉर्मली क्लाइंट्स को एलआरएस, याद रखिए ये एलआरएस में है, एलआरएस एक अलाउंस है, $2,50,000 सालाना आप इंडिविजुअली बाहर निवेश कर सकते हैं, कई चीजों में कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक्स। ये उसी के तहत ये गिना जाएगा। तो ये है तो उसी $2.5 लाख के लिमिट के अंदर है, और काफी बड़ी है वो लिमिट। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक्सपोजर लेना चाहें तो आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हम जिस हिसाब से इंटीग्रेट हो रहे हैं ग्लोबली, हमारे यहाँ टेक कंपनीज के जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं वहां की कंपनीज के साथ है, हमारे मार्केट में जो फ्लोज है उनमें कितना कनेक्शन है। तो ग्लोबल स्टॉक्स से दूर रहना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सोच समझ के अच्छी कंपनीज जो लीजिए, और हम लोग सब यूजर हैं, आप अल्फाबेट यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, और आप देखते हैं कि उसमें इतनी कमाई और बढ़त आ रही है, तो उसमें हिस्सेदारी लेने का आज आपको मौका पहली बार इतना सुनहरा और सहूलियत के साथ मिल रहा है। तो 5 से 10% का एक्सपोजर जरूर इन स्टॉक्स में, मतलब ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी स्टॉक्स में एलोकेशन जो है आप कर सकते हैं। ओके प्रकाश जी, एक चीज बताइएगा, आपने बहुत सारे अगर आप देखें फैक्ट्स क्लियर कर दिए, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आप पूछना चाहता हूँ, रियलाइज्ड प्रॉफिट पर अगर आप एक्सपोजर लेते हैं, आपने कहा 5 to 10% एक्सपोजर लो, रियलाइज प्रॉफिट पर टैक्स ट्रीटमेंट कुछ अलग है इसके लिए, या फिर क्या है टैक्स ट्रीटमेंट, कुछ बताएंगे इसमें आप? तो टैक्स ट्रीटमेंट जो अभी है, जो बाहर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट जो करते हैं, तो उसमें आपको पूरा पूरा कैपिटल गेन्स लगता है, उसमें कोई डिस्टिंग्विश लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल नहीं होता है। बट इसके ऊपर क्लैरिटी भी बहुत जल्द सरकार और कर देगी, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई इसमें संदेह ना रहे। और वो मेरे हिसाब से टैक्स ट्रीटमेंट फेवरेबल ही होगा। वो फेवरेबल इसलिए होगा कि ये चीज को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, मतलब जो जो सारा फाइनेंशियलाइजेशन की जो बात हो रही है, उसमें मेरे हिसाब से कोई अनफेवरेबल टैक्सेशन आएगा ये मैं नहीं मानता। जो टैक्सेशन फिलहाल है वही जारी रहेगा, और वो फुल कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है उसमें, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे। मतलब आपके जो 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 टैक्सेशन आज इंटरनेशनल स्टॉक्स में कोई और ब्रोकर के थ्रू आप ले रहे थे और वो चल रहा है, वैसे ही चलेगा। बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से ये थोड़ा सा आपको और प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट बाय द टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे तो आई एम श्योर तब तक ये क्लैरिटी भी सरकार की तरफ से आ जाएगी।
और आरबीआई की एलआरएस, जो दीवान सर कह रहे थे, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, $2,50,000 तक का जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस दायरे में ये भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में एक्सपोजर भी उसी दायरे में आता हुआ नजर आएगा। अच्छा दीवान सर, एक सवाल था सबके जहन में, ये अब इंडियन इक्विटी तो वैसे ही हम लोग आपकी मदद से कुछ ना कुछ कर लेते हैं, पढ़ना लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, अभी यूएस का भी एक्सपोजर, उसकी भी पढ़ाई करनी, तो ज्यादा बेहतर हम रिटेल के लिए है क्या सर? ये नैस्डैक ईटीएफ है या बाकी ईटीएफ के थ्रू यूएस में एक्सपोजर लेना है? हमें समझ में आता है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। हम रिटेल के बेहतर है कि ईटीएफ के थ्रू एक्सपोजर लूं, या आप कहते हो कि इन बढ़िया स्टॉक्स हैं, इनको एक्यूमुलेट करते चले हर गिरावट में, इन डायरेक्ट एक्सपोजर लिया जा सकता है, रिटेल वाले लें? देखिए, रिटेल के लिए जैसे मैंने पहले समझाया आशीष, होमवर्क बढ़ जाएगा आपका। जैसे यहाँ तो क्या है कि आपके पास इनपुट है, चर्चा होती है, कहीं ना कहीं कोई फोरम पे रिसर्च आपके पास इनके ऊपर डिटेल्स मिल जाती है, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स निकालते हैं, ये थोड़ा सा इसको समय लगेगा। बट ये 8 स्टॉक्स जो है, ये तो बहुत ही जाने पहचाने स्टॉक्स हैं, लोग इनसे काफी वाकिफ हैं। बट इसके अलावा जो 42 स्टॉक्स की लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे यूनिक बिजनेसेस आपको मिलते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे हिंदुस्तान में साइबर सिक्योरिटी को लेके कोई कंपनी नहीं है जिसमें आप एक्सपोजर ले सकें। आपको पता है कि अब जो वॉरफेयर जो है वो साइबर वॉरफेयर की तरफ ज्यादा झुकाव होने लगा है, या हो सकता है आगे चल के साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तो अब साइबर सिक्योरिटी की में कोई खास कोई कंपनी हो जो माहिरत रखती हो, वैसी आपको मिलेगी नहीं हिंदुस्तान की लिस्टेड स्पेस में। तो उस वजह से लेते, मैंने जो पहले रेकमेंड स्टॉक्स किए थे हमारे क्लाइंट्स को, वो भी इसी बेसिस पे किए थे कि फॉरेन में लिस्टेड जो यूनिक बिजनेसेस हैं, उनकी हिस्सेदारी, उनकी आपको पार्टिसिपेशन के जो ये जरिया जो है, ये बहुत काम का है। तो जो चीज हमारे यहाँ अच्छी चल रही है उसको लेने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज यूनिक है, अब अल्फाबेट जैसा बिजनेस हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। इतनी सब चीजों में अल्फाबेट की प्रेजेंस है, और अल्फाबेट की आज वैल्यूएशन देखें तो वो भी कोई इतनी खास महंगी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में कई स्टॉक्स उससे महंगे हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझ आने लगे कि ये चीज का ग्रोथ है, ये फ्यूचर है, और ये सस्ती मिल रही है, सस्ती यानी रीजनेबल लेवल पे मिल रही है, तो व्हाई नॉट। तो बिकॉज आप और हम रोज ही यूज करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज नहीं करते। सो ये सब चीजों को देखते हुए आप कंज्यूमर तो बन गए ग्लोबल ब्रांड्स के, लेकिन आप शेयर होल्डर नहीं बन पाए। अब ये जो फासला था फ्रॉम कंज्यूमर टू स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर, ये अब आपका ये फासला कम होते हुए दिख रहा है। तो उस कंपनीज में पार्टिसिपेशन करिए जिसमें आपको फ्यूचर बहुत क्लियरली मजबूत दिख रहा है, और जिसकी डिटेल्स मिल, और डिटेल्स लेनी जितनी लगती है उतनी टफ है नहीं। और आई एम श्योर आप लोग के प्रोग्राम्स में ही डिस्कशन भी अब होने लगेगा। हो सकता है महीने में एक दिन आप डेडिकेट कर दीजिए अपने शो पे जो इंटरनेशनल स्टॉक्स पे डिस्कशन हो, आंसर है मेरे पास, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। आप देवान सर आपसे जोड़ा करेंगे, बढ़िया पिक जब मांगी जाएंगी तो एक आध यूएस की कंपनी की पिक भी आपको मिला करेगी। तो अब ये एक और तड़का ऐड हो जाएगा। अभी तो 8 है, बाद में 42 और जुड़ जाएंगे, तो बढ़िया एक पूल होगा जिसमें से बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग देखने को मिले। दीवान सर थैंक यू सो मच सारे डाउट क्लियर कर देने के लिए। आज शाम से ट्रेडिंग की शुरुआत गिफ्ट सिटी में इन यूएस लिस्टेड कंपनीज की यहां पे होती हुई नजर आएगी, तो बढ़िया है। अच्छा कुछ ही देर में बस जाने वाला हूं मैं। हमारे साथ बाजार की एक और दिग्गज वॉइस, पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा मैम जुड़ती हुई। मैम के पास जा रहा हूं एक सेकंड के अंदर क्विकली। अभी इस समय मेरे पास मानस और रचना ऑलरेडी मौजूद है। रचना जी, कोई बढ़िया पिक हो, ओपनिंग के अब 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ रडार पे आ रहा है आपका वो टाटा केमिकल्स, आपका वो इंटरग्लोब तो गजब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव साइड पे रखना पड़ेगा बिकॉज द मार्केट इज मूविंग इन दैट वे। और एक काउंटर है जिसपे मेरी नजर है, दैट इज हेवल्स, जो यहाँ से थोड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, सो थोड़ा और यहाँ पे ज्यूस हो सकता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसके डाउनसाइड टारगेट्स हो सकते हैं फ्यूचर्स के हिसाब से 1140 एंड 1135, एंड ऊपर वाली साइड पे एसएल लगाना चाहिए 1155 पे। और अगर अपसाइड पे कोई किसी काउंटर को देखना चाहता है तो इन दैट केस इट शुड बी माइंड ट्री में एक अच्छी मूवमेंट आ रही है जो यहाँ पे इस काउंटर को फर्दर ऊपर आज के दिन में ले जा सकती है। और इवन आईटी एज अ सेक्टर काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो माइंड ट्री में हम 4050 एंड 4090 जैसे लेवल्स देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 3950। बढ़िया भाई। बाजार देखिए, बैंक निफ्टी अब आधे % की कमजोरी के साथ, निफ्टी सारे गेन्स खत्म होते हुए
600 के लेवल्स पर आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कहां 770 देखा था आज हमने, कहां 610, 160, 150 पॉइंट कह लीजिए ऑफ हाइज इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक का प्रेशर फिर से माउंट होता हुआ, एडवांसेस के फेवर में बाजार है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी बेहतर परफॉर्म करते हुए इन लार्जर बेंचमार्क्स के कंपैरिजन में। मानस, क्विकली आपके ट्रेड्स प्लीज। तो देखिए, सबसे पहले तो आईटी स्पेस में स्ट्रेंथ है, तो एम्फेसिस पे मेरा ध्यान है। एम्फेसिस में खरीदारी करके चलनी है। 3168 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के 3300 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। सेल रिकमेंडेशन अंबुजा सीमेंट पे है, जहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो अंबुजा में अभी भी बिकवाली करने के मौके हैं। 301 रुपए के स्टॉप लॉस से 285 के टारगेट सेट करिए। चलिए, तो अंबुजा सीमेंट्स आपका अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सेल कॉल है और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो टारगेट्स दिए गए हैं। रचना जी के 2 ट्रेड्स हो गए और अब एक बिग वॉइस में अगर आप देखें तो आज हम बात करेंगे पुनीता कुमार सिन्हा जी से, हमारे साथ जुड़ी हैं बातचीत करने के लिए, फाउंडिंग पार्टनर पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की। पुनीता जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत हो रही थी तो हम बजट, उससे एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, उन पर बातचीत कर रहे थे। और देखिए, इस बीच 2 बड़े घटनाक्रम हुए यूएस में। फेड की अगर आप देखें बैठक के कुछ महत्वपूर्ण अंश निकल के आए। ब्याज दरों को लेकर अगर आप देखें उनकी क्या अप्रोच है वो समझ में आई। इन्फ्लेशन वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू और एक नकारात्मक पहलू है वो समझ में आई। लेकिन सडनली यू आर इन वॉर सिचुएशन, क्रूड एट 117। मैम, आपने इतने शॉर्ट टर्म में इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट्स की कल्पना की थी क्या? और अब जब क्रूड 117 पे है, आपको क्या लग रहा है? हम जा किस तरफ रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स किस तरफ जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं अभी यूएस में हूँ और यहाँ पर जैसे कि आपने बोला, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा एक इशू है और यहाँ पर एकदम फील होती है इन्फ्लेशन, बिकॉज सब जगह प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। फूड प्राइसेस में बहुत बढ़ावट आ गई है। लेबर मार्केट बहुत टाइट है। कंपनीज जो है उनको खूब वेज प्रेशर्स फील हो रहे हैं। इंडिया में भी हमें इन्फ्लेशन फील हुई, बट जितनी मुझे यहाँ पर फील हुई उतनी अभी इंडिया में नहीं दिखी इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो वॉर से पहले भी एक प्रॉब्लम थी। अब वॉर के कारण इन्फ्लेशन जो है उस पे और बहुत रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि अब देखिए कमोडिटी प्राइसेस एक ही हफ्ते में काफ़ी चढ़ गई हैं। व्हीट प्राइसेस बहुत चढ़ गई हैं, ऑयल प्राइसेस चढ़ गई हैं। तो जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी लोगों की जो कंज्यूमर सेविंग्स वगैरह है कंज्यूमर्स की, उस पर असर पड़ेगा और पड़ रहा है। अब वॉर के बारे में तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये यहाँ से और एस्केलेट होगा कि यहाँ से डी एस्केलेट होगा। अगर तो एस्केलेट हुआ तब तो और भी प्रेशर पड़ेगा इन्फ्लेशन पे, कमोडिटी प्राइसेस पे, ऑयल इन पर्टिकुलर। और अगर डी एस्केलेट हुआ तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ी राहत मिलेगी और जो मार्केट्स हैं वो ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं, कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं। और मैंने साल के पहले ही बोला था कि ये साल काफ़ी वॉलेटाइल और डिफिकल्ट रह सकता है और ये वॉलेटिलिटी मेरे ख्याल से कई दिन तक चल सकती है। वॉलेटिलिटी है और वाकई मैम ने पहले ही आगाज दिया था कि दिक्कत भरा ये 2022 होगा और वाकई बहुत दिक्कतें क्रीप इन होती हुई। ये इन्फ्लेशन की, क्योंकि आपने पुनीता मैम बात छेड़ दी, इन्फ्लेशन के चलते हम लोग वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे फेड बहुत एग्रेसिवली एक्ट करेगा। वो जेरोमी पॉवेल साहब ने जो टेस्टिमनी दी उसमें एटलीस्ट एक कहने के लिए रिलीफ था कि वो 50 नहीं 25 की बात कर रहे हैं जब मार्च के मिड में उनकी मीटिंग स्केड्यूल्ड होगी। ये यूक्रेन क्राइसिस, रशिया इंपैक्ट का एक ये मान के चलूं कि सेंट्रल बैंकर जितना एग्रेसिवली एक्ट करना चाहते थे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, उतना एग्रेसिवली एक्ट शायद ना कर पाए। हाँ, ऐसा ही लगता है। पावेल जी और बाकी सेंट्रल बैंक्स का जो स्टैंस है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच ही चल रहा है, क्योंकि बट मेरा कंसर्न ये है कि अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ती चली गई और जो फेड है और बाकी सेंट्रल बैंक्स हैं अगर तो वो टाइटन जल्दी नहीं करे तो इन्फ्लेशन और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हालांकि मार्केट शॉर्ट टर्म इससे काफ़ी खुश हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स नहीं हुआ रेट इंक्रीज, बट उसका लॉन्ग टर्म एक प्रॉब्लम उसकी हो सकती है। तो और वो मार्केट्स फिर नहीं पसंद करेंगे कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाए।
सो ये एक जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म पॉजिटिव था कि 50 बेसिस पॉइंट्स नहीं हुआ, पर लॉन्ग टर्म इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पॉजिटिव तो नहीं हो सकते। एक व्यू है कि अगर तो वॉर बढ़ता चला गया तो जो ग्लोबल ग्रोथ है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा और डिफ्लेशन हो जाएगी, तो इसीलिए सेंट्रल बैंक जो है थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में है कि बढ़ाया जाए कि धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सेंट्रल बैंकर्स को भी इस सिचुएशन से जूझना है, एक तरफ इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ इस तरह का अनसर्टेन एनवायरनमेंट, और वैसे ही सेंट्रल बैंकर्स ग्लोबली उनको ब्लेम किया जा रहा है बिहाइंड द कर्व है, तो अभी एक्ट नहीं करा तो इन्फ्लेशन और बेलगाम होता हुआ शायद नजर आए, तो बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो। ऐसे में पुनीता मैम फिर मार्केट को कैसे अप्रोच करना है? ये जो बाजार में करेक्शन आ रहा है प्राइस वाइज, टाइम वाइज, इसको आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो? हम रिटेल कैसे रीड करें? ये एक्यूमुलेशन का समय है या फिर दरअसल एक ट्रैप है? सबसे वैसे वॉर के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉर अगर बढ़ेगा कि नहीं, तो इसलिए ये भी कहना मुश्किल है कि अभी बहुत जल्दी बाइंग शुरू कर दी जाए। मार्केट्स करेक्ट की हैं और मार्केट्स में जो फ्रॉथ थोड़ा बन गया था वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। सो वैल्यूएशन इंडियन मार्केट्स की ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी हाई थी, इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में हाई थी। जो थोड़ा बहुत इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस हुआ है इमर्जिंग मार्केट्स में के इंडेक्स के साथ ईयर टू डेट, वो एक्सपेक्टेड भी था। और उससे एक चीज तो है कि जहां पर भी वैल्यूएशन का सेफ्टी है उधर हम लोग फोकस करें, क्योंकि जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो थोड़े, एक तो उनकी वैल्यूएशंस हाई हैं और दूसरा ग्रोथ इटसेल्फ थोड़ी अनसर्टेन है। तो जहां पर भी वैल्यू की सेफ्टी है या जहां काफी करेक्शन इनडिस्क्रिमिनेटली आई है वहां पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो जैसे पुनीता जी आप कह ही रही हैं, आपका ये उत्तर मेरे को ये प्रश्न पूछने में अगर आप देखें कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा है कि जब आपको कहती हैं कि आपको वैल्यूएशन सेफ्टी है, तो वो ऐसे कौन से 2-3 तबके हैं जहां पे आपको ये सेफ्टी लग रही है, जहां पे एज ए इन्वेस्टर पहले अप्रोच करना चाहिए? देखिए मैं कंपनीज का नाम तो नहीं दूंगी, पर मेरे ख्याल से अगर जहां पर भी हम लोग उन कंपनीज पे ध्यान दें जो कि स्टेडी ग्रोथ पे है और जो अंडर परफॉर्म कर चुकी हैं, तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है, फाइनेंशियल्स में भी बैंक्स हैं कई जो काफी अंडर परफॉर्म करे, और जिन बैंक्स का अगर एक्सपोजर नहीं है रशिया के साथ तो वहां पर भी ध्यान दिया जा सकता है जहां पर वैल्यूएशंस काफी कम है। ऑटोज में डोमेस्टिक कंजम्पशन का सेक्टर है तो वहां पे देख सकते हैं। हालांकि अगर तो मेटल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती चली गई तो ऑटो कंपनीज के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ेगा। और कमोडिटी सेक्टर जो है ये थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वॉर डिपेंडेंट अभी उसकी कमोडिटी प्राइस मूवमेंट्स हुई हैं। तो इस सेक्टर पे तो आप अगर पीपल हु आर वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द सेक्टर, जो बहुत ध्यान से इसको देखते हैं, उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं बोथ ऑन द लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड, पर वो बहुत ही वॉर इवेंट डिपेंडेंट सिचुएशन है। बट ये एक इशू ये भी है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस ऐसे बढ़ती चली गई तो कई सारे कंपनीज जो हैं उनके मार्जिन्स पे भी प्रेशर पड़ेगा। सो इसलिए मेरे ख्याल से जो जैसे हेल्थ केयर है, फिनेंशियल्स है, कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उनमें ये प्रेशर्स कम रहेंगे, तो इन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। और ये अंडर परफॉर्म, जैसे सम ऑफ देम हैव आल्सो अंडर परफॉर्म, ऐसे और भी कोई सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा पुनीता मैम, क्योंकि आपने, वीरू ने सेक्टर्स की बात छेड़ दी, आपने डिटेल में समझाया कौन सी पॉकेट्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है, एक बड़ा स्क्रीन पे क्लियरली प्ले आउट होता दिख रहा है ऑफ लेट। जैसे आज भी डायरेक्टर साहब दिखाइएगा आईटी को, दिखाइएगा बैंकिंग इंडेक्स को, बैंक्स में एक मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, आईटी में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में क्या आईटी एक स्वीटर स्पॉट पे नजर आता है आपको? आज की स्क्रीन भी भारतीय बाजारों में अगर आपने नोटिस करी तो उसी तरह से रुझान दिखा रही है, सारे आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे हैं। मैम आईटी जो है वो तो नैस्डैक के साथ साथ ही काफी तरह से चल रहा है, पर नैस्डैक में काफी करेक्शन ईयर टू डेट आई है, तो वहां पर जो है
थोड़ी बाइंग आ रही है और उसी का फायदा आईटी पे भी आ रहा है। और आईटी ऑफ कोर्स उसमें इन्फ्लेशन और ये जो कई सारे चैलेंजेस हैं कमोडिटी प्राइसेस के, इतना उन पे असर नहीं होगा। ग्रोथ उनकी स्टडी चल रही है बिकॉज वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ते ही चले जा रहा है। बट उन कई सारे आईटी कंपनीज का रशिया के साथ अगर एक्सपोजर है तो उन पे थोड़ा उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, पर उनका केस बाय केस एनालिसिस उसका करना जरूरी है। बट इन जनरल आई वुड से कि दिस इज अ स्टडी सेक्टर जिसपे कि वन कैन काइंड ऑफ कीप होल्डिंग ऑन। ओके, बढ़िया बढ़िया। पुनीता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट्स पे अपना व्यू रखने के लिए और रात में जग के हमारे लिए ये इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू मैम और गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। इस बीच रचना जी को स्क्रीन पे दिखाइएगा। रचना जी, निफ्टी बैंक देखिए जरा, 200 पॉइंट का दबाव, 35,200 के नीचे हम स्लिप होते हुए, ये तो दिक्कत वाली टेरिटरी में आ रहा है। निफ्टी बैंक कैसे अप्रोच करोगे मैम? और ये वीकनेस और परसिस्ट करने वाली है, यहां पे बिकवाली करने के मौके हैं? मैम अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। या निफ्टी बैंक में डेफिनेटली वीकनेस है एंड ये काउंटर बहुत ही जल्दी 35,000 की तरफ फ्यूचर्स के हिसाब से जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो यहाँ से फर्दर 200 और 250 पॉइंट्स तक की गिरावट नजर आ सकती है। ये इंट्राडे के हिसाब से वीकनेस तब तक बनी रहेगी जब तक ये काउंटर 35,450 के ऊपर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसमें अगर करना है तो शॉर्ट ही करना चाहिए। और इंडिविजुअल काउंटर्स में भी यहाँ पे वीकनेस ही नजर आ रही है बैंकिंग काउंटर्स में। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक में भी वीकनेस है एंड एक्सिस बैंक में भी फर्दर गिरावट आ सकती है जो इसको 735 की तरफ और फिर 730 की तरफ लेके जा सकती है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल्स पे अगर देखना है तो शॉर्ट साइड पे देख सकते हैं। फाइनेंशियल्स को देखना है तो अगर आप देखें शॉर्ट साइड पर, आप देखिए एक्सिस बैंक, इसमें कोई राय नहीं कि एक सही दिन में और एक ठीक ठाक दिन पे अगर ये होता तो एक्सिस बैंक एक अच्छा स्ट्रक्चर था, लेकिन वो भी अगर आप देखें कोलैप्स होता हुआ। निफ्टी बैंक ऑन द वर्ज ऑफ टचिंग इट्स 35,000 जोन, याद रखिएगा 35,000 के जोन की तरफ बढ़ता हुआ। और इसमें कोई राय नहीं कि हम कल के लो को भी रिविजिट कर लें अब तो मैं पिछले 10 मिनट से 3 स्ट्राइक्स को लगा के देख रहा हूँ। 36,000 की स्ट्राइक, 35,700 की स्ट्राइक, 35,500 की स्ट्राइक और अब 35,500 की स्ट्राइक, 300 की स्ट्राइक। इनके प्रीमियम्स जिस तरीके से शेयर हो रहे हैं आशीष, गैप अप्स ने कॉल राइटर्स को मदद की और बहुत चांसेस है कि आप देखें आप शायद निफ्टी पे 16,550 के जोन को भी छुएं और थोड़ा सिंक हो, तो कॉल राइटर्स के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। मानस, जाते जाते आप आई थिंक यस, अब एक काम करिए, 10-23 तो ऑलरेडी हो गए, 10-23 तो ऑलरेडी हो गया। आशीष, नीरज जी आ गए आपके बगल में? अरे बैठे हुए वो, मुझे लगा जल्दी आ गए कि यूक्रेन का कुछ क्राइसिस का अपडेट है। मना करने कोई अपडेट नहीं है, कोई है क्या? नहीं, कोई अपडेट नहीं। मैंने शिकायत थी कि जब मैं दुकान खुलवा के गया था तो बढ़िया ठीक ठाक मार्केट था, ये क्या 200 पॉइंट नीचे करके दे रहे हो? नहीं, आपको ग्राउंड जीरो पे देना है कि आप फिर से मिड डाउन करो। ये गलत बात है। इतना ऊपर मार्केट था तो दोनों मिलकर नीचे कर दिया उसको। हमने वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी है आपको। रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बढ़िया उस स्टॉक पिकिंग के लिए। और मानस, शायद आप जुड़े नहीं हुए, मानस होते तो, मानस अगर आप सुन रहे हैं, आई एम श्योर सुन रहे होंगे, थैंक यू सो मच। चलिए मार्केट जाते आते दिखा देते हैं। बिल्कुल सही कहा नीरज जी ने, सारे गेन्स खत्म। निफ्टी इंट्राडे दिखाइएगा एकदम फ्लैट टेरिटरी पे, महज 15-20 पॉइंट का उछाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो हमने आज हाईस छुए थे 770 के और हम छोड़े जा रहे हैं 625 पे। निफ्टी बैंक अच्छे खासे गेन्स बिल्ड ऑन कर रहा था, 800 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, अब 200 के नीचे स्लिप हो गया। ये 200 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है, अस्तित्व जब सुबह चर्चा कर रहे थे तो इस 35-200 के जोन्स की बात करी जा रही थी। इसके नीचे अगर ज्यादा देर टिक गए तो इसे डाउनसाइड रिस्क खुलेंगे। तो देखते हैं, रचना भी यही कह रही थी कि बैंक्स वीक है। तो जी आप ही संभालो, क्रूड को काबू में ले आओ, बाजार सुधर जाएगा। क्रूड को चलो उसको संभालने की कोशिश की जाती है, 7 तारीख से पहले कर लो जो करना है। देखो उतना तो नहीं हो पाएगा। कितना भी कर लूँ उतना नहीं हो पाएगा। इकरा वाले कह रहे थे 15-20 रुपए बढ़ना चाहिए कायदे से। एक्चुअली मैंने कल कहा था ना 12.5 बेयर मिनिमम है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता।
गैप उतना हो गया, बढ़े कितना ये अलग स्टोरी है, लेकिन गैप तो उतना हो गया। 25-20 पैसे अगर बढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना तो खैर एक साथ बढ़ेगा, हो सकता है टैक्स वैक्स में कुछ एडजस्ट करें, कुछ मतलब कुछ तो किया जाएगा जिससे कि बोझ कम पड़े, लेकिन हाँ गैप क्रिएट हो गया रिफाइनरी और पंप प्राइस में। तो चलिए आज हमारे साथ एक पोलैंड से दर्शक जुड़ रहे हैं अपने सवालों के साथ, तो उनसे पूछिएगा जरा माहौल हाँ, तो कैसा उनसे थोड़ा माहौल भी पूछा जाएगा और उनके सजावट की मदद की जाएगी। तो मैंने कहा कि उनको तो बुलाओ, भाई पोलैंड से हैं तो वहाँ के हालचाल भी लेंगे। विपुल त्यागी उनका नाम है। है। ओह वाह। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, और विपुल जी से बात होगी, पोलैंड से हमारे साथ जुड़ेंगे वो हेडलाइंस के साथ।